हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का खोज का जो सेकंड फेज था उसका जो सेकंड स्लॉट के जो टेस्ट पेपर था फिजिक्स का उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। आप भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे क्योंकि खोज का एग्जाम आपने दिया है और अच्छा ही किया होगा डेफिनेटली। तो आप भी जानना चाह रहे होंगे कि कितने आपके क्वेश्चंस सही हुए और कितने आपने शायद कुछ मिस्टेक कर दी हो। तो ओवरऑल कितना स्कोर आ रहा है जानने में आप भी थोड़ा क्यूरियस होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ध्यान दें तो यहां दिया है वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, हेवियर देन द कोल्ड एयर, इक्वल टू द वेट ऑफ द कोल्ड एयर या नन ऑफ द अबव। पहली बात, ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस केस में या तो एक चीज हेवियर हो सकती है या लाइटर हो सकती है या सेम वेट की हो सकती है। तो ऑप्शन डी आंसर नहीं बनेगा। आई होप ये समझ आए। अब हम बात कर रहे हैं कन्वेक्शन करंट्स वगैरह कैसे बनते हैं, या लैंड ब्रीज वगैरह या सी ब्रीज आपने जब पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि जब भी लैंड रहता है उसके सरफेस पे जो एयर कांटेक्ट में रहती है वो हीट अप होती है, वो एक्सपैंड होती है, वो एयर लाइटर हो जाती है तो वो राइज करती है। तो वहां से अगर आपको रिलेट कर पाए तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि वार्म एयर जो होती है इट इज लाइटर देन कोल्ड एयर। तो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। और हेवियर एयर, कोल्ड एयर हेवियर होती है तो वो नीचे आके सेटल होती है। तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट बनता है। एयर गर्म होके ऊपर राइज करती है, ऊपर की ठंडी हवा भारी होती है वो नीचे आती है और इस तरह से कन्वेक्शन करंट बनते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है कि बाथरूम मिरर बिकम्स फॉगी व्हेन वन टेक्स अ हॉट शावर बट डज नॉट ड्यूरिंग ए कोल्ड शावर बिकॉज। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं, खासकर अगर विंडी मौसम हो या फिर ठंड की बात करें, तो जब आप गीजर वगैरह ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरे रूम में थोड़ा सा क्या है मिस्ट जैसा फॉर्मेशन वगैरह होने लगता है। तो उसका रीजन क्या है कि जब वार्म वाटर होता है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है। तो वाटर वेपर जो है काफी सारा जो है आपके बाथरूम में प्रेजेंट होगा, तो वो जाके किसी भी सरफेस पे जब टच करेगा और वो सरफेस अगर कोल्ड है तो वहां पे वो कंडेंस कर जाएगा। तो ये सेम चीज होती है आपके वॉशरूम में भी कि एवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है इज मोर एट हायर टेम्परेचर। ऑब्वियसली हम यही बात कर रहे थे कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो उस समय टेम्परेचर ज्यादा रहता है, पानी का एवेपोरेशन बढ़ेगा, वाटर वेपर का कंटेंट जो है जितना भी आपके वॉशरूम में होगा वो बढ़ जाएगा। तो वो जाके ठंडी सरफेसेस पे जहां पे भी होंगी वहां पे जब भी टच में आएगा तो वहां पे कंडेंस होगा, तो एवेपोरेशन बढ़ता है। तो आंसर आपका ए ऑप्शन है। वैसे बाकी ऑप्शन देख लें क्विकली एक बार। फॉर्मेशन ऑफ फॉग ऑन द मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वेपर। बेटा ये बात गलत है, क्योंकि वेपर अगर ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन ज्यादा होगा, ज्यादा जल्दी फॉगी होगा। फॉर्मेशन ऑफ फॉग ऑन मिरर इज नॉट कंसर्न विद द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये बात अगेन गलत है, क्योंकि ये आपने प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस की है कि गर्मी के दिनों में अगर हम बात करें तो वहां पे एवेपोरेशन उतना नहीं होता, क्योंकि आप कोल्ड वाटर से शावर ले रहे हैं। सेकेंडली मिरर भी है जो रिलेटिवली थोड़ा हायर टेम्परेचर पर रहता है, तो वहां पे कंडेंस होने में भी टाइम लगेगा। तो दो फैक्टर्स एक्चुअली हो जाते हैं, एक तो रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है गर्म में जब आप लेते हैं, दूसरा ठंड के समय मिरर जो होता है वो थोड़ा सा कोल्ड होता है। एंड लास्ट वाला जो ऑप्शन था दैट इज बोथ ए एंड बी। तो अब ए करेक्ट था, बी गलत था, इसलिए आंसर डी नहीं हो सकता था। तो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है टू बिग मिरर्स ए एंड बी आर फिटेड साइड बाय साइड ऑन ए वॉल। ए मैन इज स्टैंडिंग एट सच ए डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल दैट ही कैन सी द erect image of his face in both the mirrors. And when the man starts walking towards the mirrors, he finds that the size of his face in the mirror A goes on increasing, but that in mirror B remains the same. पहली चीज यहाँ पे समझ में आए कि इमेज जो है आपके दो मिरर्स लगे हैं। जैसे ये आपकी वॉल है तो एक मिरर सपोज यहाँ लगा है, दूसरा मिरर इसके साइड बाय साइड है, पर मैं यहाँ पे सपोज नीचे दिखा दे रहा हूँ और यहाँ कोई पर्सन का फेस है। अब ये पर्सन जो है मिरर की तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों में इरेक्ट इमेज बन रही है। पहली बात, इरेक्ट इमेज है मतलब वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज कौन से मिरर्स बनाते हैं? तो एक तो प्लेन मिरर बनाता ही है, दूसरा कॉन्वेक्स बनाता है, तीसरा कॉन्केव भी बनाता है। तो तीनों मिरर्स ही वर्चुअल इमेजेस बनाती हैं जो इरेक्ट होती हैं। लेकिन अब यहां पे देखें कि एक में साइज सेम है ना, ही फाइंड्स द साइज ऑफ हिज फेस इन मिरर बी जो है रिमेन्स सेम, मतलब मिरर बी जो है प्लेन मिरर होना चाहिए। आप कायदे से देखो तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पे बी इज प्लेन, तो आप सीधा ही मार्क कर सकते थे आंसर सी ऑप्शन है। बट एक बार समझ लेते हैं कि कॉन्केव क्यों है, कॉन्वेक्स क्यों नहीं। कॉन्वेक्स में भी
साइज जो है इमेज का बढ़ता है, पर वो कभी भी फेस से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा बड़ा इमेज नहीं बनता। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, ट्रू है ये भी, लेकिन इमेज का साइज जो होता है वो डिमिनिश्ड होता है। जबकि कॉन्केव मिरर जो है वर्चुअल इमेजेस बनाता है, इरेक्ट इमेजेस बनाता है, बट मैग्नीफाइड। और अगर फेस का साइज आपका जो इमेज दिख रहा है वो आपके फेस से बड़ा हो गया तो इट हैज टू बी ए कॉन्केव मिरर। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो ये आपका मोशन चैप्टर से है। स्पीड और वेलोसिटी क्या है? बेसिकली स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एक आदमी 20 की स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होता है एक मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में एक डायरेक्शन भी होता है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पे क्या दिया है, ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स स्पीड। एक चीज समझ में आए कि वेलोसिटी जो है अगर हम बात करें तो वो उसकी स्पीड के साथ डायरेक्शन मेंटेन कर बता रहे हैं, तो कभी भी जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। वेलोसिटी एट मैक्स कैन बी इक्वल टू द स्पीड, मैग्नीट्यूड की बात करूं, और वो तब होता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो जब ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होते हैं। अदरवाइज स्पीड हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी, क्योंकि एक में डिस्टेंस आता है, एक में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। सेकंड देखते हैं, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर। यहां पे ऑलवेज वर्ड जो है ये गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया स्पीड और वेलोसिटी बराबर भी हो सकते हैं जब डायरेक्शन सेम रहे। तीसरा लेते हैं, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि स्पीड जो है वो स्केलर है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी दी। हाँ, ये करेक्ट है कि वेलोसिटी जो है किसी मूविंग बॉडी की उसकी स्पीड हो जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड हो जाएगा, साथ में डायरेक्शन मेंशन्ड है, मतलब वो वेक्टर बन गया। तो वेलोसिटी जो होती है वो एक्चुअली आप बोल सकते हो जैसे मैं 20 की स्पीड से चल रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन में, या मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैंने एक मैग्नीट्यूड बताया विच इज स्पीड, द इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उसके साथ में एक डायरेक्शन बता दिया जो उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करता है। तो वेलोसिटी उसकी स्पीड के बराबर होगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इलेक्ट्रिक बेल जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? तो इलेक्ट्रिक बेल की अगर हम बात करें तो आपको कंस्ट्रक्शन जैसा आइडिया नहीं होगा, बट आपको डेफिनेटली ये चीज पता है कि अगर एक छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने स्कूल बेल ऑब्जर्व की है तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसके बाहर एक बड़ा सा गोंग होता है, उसको गोंग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हैमर जैसा रहता है जो आके उसको, या स्ट्राइकर होता है जो आके हिट करता है। तो जब भी आप बेल का बटन प्रेस करते हैं तो इसके अंदर करंट पास होता है। करंट पास होने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है स्ट्राइकर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो स्ट्राइकर आके गोंग को स्ट्राइक करता है। तो बेसिकली वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मतलब ये इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ। वहां पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। दूसरा, कोई वहां पे कलर चेंज या कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, ना ही आपको कुछ वहां पे एयर बबल्स या ऐसा गैस के बबल्स वगैरह दिखे कि हम बोल सकें कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल और हीटिंग इफेक्ट तो नहीं था, तो आंसर इज मैग्नेटिक। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन स्केल। तो ये क्वेश्चन जो है आपका हीट के ऊपर चैप्टर जो था उस पर बेस्ड है, जिसमें थर्मोमीटर से कॉन्सेप्ट थे और उसमें अलग अलग स्केल्स को रिलेट करने का बताया हुआ था। आपने फॉर्मूले भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको बोला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो अगर मैं बात करूं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, तो सेल्सियस में होता है 0 डिग्री, और केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन क्या है कि केल्विन की जो रीडिंग होती है वो सेल्सियस रीडिंग प्लस 273 होती है। आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि 273.15 लिया जाता है, बट अभी के लिए 273 लेते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तो 0 डिग्री है, तो सेल्सियस की रीडिंग हो गई 0 एंड प्लस 273 अगर आप कर देंगे तो केल्विन का जो आपका आंसर आ जाएगा 273। तो आंसर आपका हो गया बी ऑप्शन। एंड ऐसे ही अगर आप पूछो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा।
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो वो हो जाएगा 373। तो ये जो ऑप्शन डी है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। चलिए क्वेश्चन 7 पे आते हैं। द मिरर विच कैन फॉर्म ए मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। अभी जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो इससे पहले क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई वर्चुअल इमेजेस कौन बनाता है। तो वर्चुअल इमेजेस जो हैं वो तीनों ही मिरर्स बनाते थे। अब मैग्निफाइड इमेज की अगर हम बात करें तो सिर्फ कॉन्केव मिरर बनाता है। प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटे साइज की इमेज बनाता है, तो वो डिमिनिश्ड इमेज होती है। तो बचा कौन सा? कॉन्केव। तो कॉन्केव मिरर में तीनों बनती है एक्चुअली, डिमिनिश्ड भी बनती है, सेम साइज भी बनती है और मैग्निफाइड या एनलार्ज भी बनती है। पर यहां जब हम एनलार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्निफाइड इमेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर हैज टू बी कॉन्केव मिरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हेन ए स्विच इज ऑफ इन द ऑफ पोजीशन देन चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है करंट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी स्टॉप्स एट द स्विच। सो दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली करंट फ्लो ही नहीं करता। अगर हम एक सर्किट ऐसे बनाने की कोशिश करें कि ये कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हमने कुछ आपका पावर सोर्स यानी बैटरी वगैरह लगा दी, ये इलेक्ट्रिकल स्विच एक हमने बना दिया। इस तरह से एक सर्किट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा इंडिकेट किया। अब यहाँ बोला करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड स्टॉप्स एट द स्विच। तो दिस इज रॉन्ग, जब तक स्विच क्लोज नहीं होगा सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करता। सो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा, सर्किट इज ओपन, सो दिस इज करेक्ट। स्विच जब तक आपने ऑफ पोजीशन में रखा है तो यहाँ पे वायर आपस में कनेक्ट नहीं हो रही, और जब तक ये कनेक्शन नहीं बन रहा है तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है। सो सर्किट इज ओपन, ये करेक्ट हो गया। नो करंट फ्लोज थ्रू इट, ये भी करेक्ट है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जब तक स्विच ऑन रहेगा तब तक करंट फ्लो करेगा। जैसे ही स्विच ऑफ हो गया मतलब इनका कनेक्शन जो है यहाँ पे आपका हट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपका सर्किट जो है वो क्या हो गया? ओपन हो गया या स्विच ऑफ पोजीशन में आ गया। तो उस केस में करंट फ्लो होना बंद होता है। ये तो आपने घर पे भी एक्सपीरियंस किया है। कभी आपको बेल, जब अगर आपको इलेक्ट्रिक फैन ऑपरेट करना है या आपको बल्ब ऑन करना है तो आप स्विच ऑन करते हैं, जैसे ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है, करंट फ्लो नहीं करता। एंड करंट फ्लोज आफ्टर सम टाइम, ऐसा तो नहीं है क्योंकि स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद कभी भी बल्ब नहीं ऑन होगा जब तक आप उसको अगली बार ऑन नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ी देर के बाद बल्ब जलने लगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। स्विच अगर ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसमें हमने कौन से आंसर देखे करेक्ट है? तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये कहां ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो साइक्लोन किस वजह से आता है? तो आपने ऑब्जर्व किया होगा नॉर्मली साइक्लोन्स वगैरह जो हैं समर सीजन के टुवर्ड्स द मिड या एंड की तरफ होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है हीट होती है और राइज करती है और वहाँ पे एरिया में लो प्रेशर डेवलप होता है। तो ये एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा और रीजंस देखते हैं। हाई ह्यूमिडिटी, डेफिनेटली आपका जब भी बारिश आने वाली हो, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, या साइक्लोन वगैरह आने वाला हो तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसके बाद फिर प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल वगैरह भी होता है। तो ह्यूमिडिटी का बढ़ना भी साथ साथ एकम्पनीड है। अब वैसे तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए तो आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, बट एनीवे विंड स्पीड भी बढ़ने लगती है। तो जब लो प्रेशर डेवलप होगा, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो गया, बाहर इसके थोड़ा दूर आपका हाई प्रेशर है, तो विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। तो विंड का फ्लो बढ़ जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो गया था, और साथ में क्योंकि वाटर वेपर अगर बढ़ने लगेगा, साथ में साइक्लोन वगैरह अप्रोच करने लगेगा तो आपकी ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ग्रेजुअली दे आर इंटर रिलेटेड और ये अल्टीमेटली रिजल्ट करते हैं साइक्लोन में। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर क्लास 7th। गुड एब्जॉर्बर्स आर डैश रेडिएटर्स। अब इसमें एक चीज है कि अगर हम एब्जॉर्बर की बात कर रहे हैं तो कौन सी बॉडी जो है रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती है? ठीक है, तो जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं ब्लैक बॉडीज, कि उनके ऊपर अगर कोई भी रेडिएशन फॉल कर रहे हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करती हैं।
तो अगर उसी चीज को अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो फिर ज्यादा रेडिएट भी करती हैं एज कंपेयर टू अदर कलर्स। ठीक है, जो कोई पर्टिकुलर कलर आपको दिख रहा है राइट, वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। तो लाइट कुछ आती है, फॉल करती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, पर हम यहाँ पे सिर्फ लाइट की बात नहीं कर रहे, और भी रेडिएशंस अगर हैं किसी बॉडी पे फॉल कर रहे हैं, ठीक है, और वो बॉडी उस चीज को अगर एब्जॉर्ब करेगी तो उसको उसका टेम्परेचर बढ़ाने से वो रेडिएट भी करना शुरू करती है। तो इसलिए गुड एब्जॉर्बर्स जो होते हैं दे आर गुड रेडिएटर्स एज वेल। तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी करके हम बोलते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जहाँ पे ऑलमोस्ट वो 100% ऑफ द रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर बाद में रेडिएट भी कर सकते हैं जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। चलिए, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन फॉर क्लास 7th। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए एंड आप सभी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा और मार्क्स भी काफ़ी अच्छे स्कोर करेंगे।